क्या दोस्तों नमस्कार। मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित हूं दोस्तों। और आज की क्लास कल से आगे बढ़कर हम लोग फंडामेंटल राइट्स के उस सेक्शन को लेकर आ, आगे बढ़ रहे हैं जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि ये फंडामेंटल राइट्स के जो 6 प्रकार आपको मिले हुए हैं, वह 6 प्रकार में से 4 प्रकार को हम लोग पढ़ चुके हैं। और 4 प्रकार में से दोस्तों मैं बता दूं कि पहला प्रकार समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ था, दूसरा प्रकार स्वतंत्रता के अधिकारों से जुड़ा हुआ था, तीसरा जो प्रकार था शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित था, और चौथा जो लास्ट वीडियो हमारा है वो धर्म से संबंधित अधिकारों से संबंध रखने वाला वीडियो था। दोस्तों ये 4 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं वो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप नए व्यूअर्स होंगे तो हमारे पिछले वीडियो को, पिछले क्लास को देखकर पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स की समझ को विकसित कर लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल फॉर्म में और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में भी आपको बताने का प्रयास किया है, जिससे आपको पूरी फंडामेंटल राइट्स, पूरा मौलिक अधिकार आपको बेहद आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों आज का जो अगला हमारा फंडामेंटल राइट्स है, यूं कहें कि हम मौलिक अधिकार है, वो हमारा अधिकार संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है। दोस्तों पहले तो ये जान लीजिए कि यह इस अधिकार के सामने एक अल्पसंख्यक शब्द लगता है। दोस्तों वह अल्पसंख्यक शब्द तो हम संविधान में लगाते हुए देख रहे हैं, लेकिन किसे अल्पसंख्यक कहेंगे, कौन होगा अल्पसंख्यक, किसे अल्पसंख्यक माना जाता है, इस बात की चर्चा पूरे संविधान में कहीं नहीं की गई है। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बेहद आश्चर्यचकित शब्दावली है, जिसका उपयोग हम सब लोग मौलिक अधिकारों को लेकर करते हैं, क्योंकि मैं या आप जहां भी देख पा रहे होंगे पूरे संविधान में किसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा, चाहे वो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो, चाहे वो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हो, या किसी प्रकार से कोई अल्पसंख्यक है, वह कौन होगा अल्पसंख्यक, कितनी मात्रा उनकी होगी, कौन किस स्थान पर अल्पसंख्यक माना जाएगा, इस बात का भी पूरे संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए आप यहीं पे स्पष्ट कर लें और मेरे इस वीडियो से स्पष्ट कर लें कि अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा संविधान में नहीं गढ़ी गई है। तो दोस्तों यह जो आज का वीडियो है वो हमारा इसी संबंध को लेकर है, और उसी के अंतर्गत अल्पसंख्यक या फिर सामान्य व्यक्तियों के लिए भी या फिर बहुसंख्यकों के लिए भी जो सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है वो क्या है, इसके लिए हमने लिखा है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। और यह अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 अर्थात 2 आर्टिकलों में परिभाषित की गई है, और उसी को आज हम बताने का प्रयास करेंगे, उसी को आज हम समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं हमारा अनुच्छेद 29। और आप देख पा रहे हैं अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण को प्रदान किया गया है। मतलब अल्पसंख्यक वर्ग के हित का संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अब वह अल्पसंख्यक जो भारत में भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या किसी भी विषय के संबंध में यदि अल्पसंख्यक है तो उसके संरक्षण को दिया गया है, उसके लिए उसके हितों को संरक्षित किया गया है। इस बात का अनुच्छेद 29 परिभाषित करता है। दोस्तों अनुच्छेद 29 को 1 और 2 में विभाजित किया गया है, तो हम अनुच्छेद 29(1) को देख पा रहे हैं। और आप भी स्पष्ट कर लीजिए कि जो मैं बता रहा हूं वो पूरी संविधान की किताबों में जो संविधान की एक समझ, जो हमारी जो क्लासेस जा रही है संविधान एक समझ के अंतर्गत जा रही है, तो मेरा ये खुद का प्रयास रहता है दोस्तों कि जो किताबी ज्ञान है, जो बेहद टफ और एक तरह से कह सकते हैं कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उससे इतर हम पूरी संविधान को उस व्यवस्था में समझाने का प्रयास करते हैं जो जो व्यवस्था आपको समझाने के लिए पर्याप्त हो। क्योंकि संविधान के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसी कागज का हिस्सा है या कागजी दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश की शासन और प्रशासन को चलाया जाता है, लेकिन जिस कागजी दस्तावेज को जनता समझ न सके, उसकी शब्दावली को इजी वे में जनता तक पहुंचाया न जा सके, ऐसे क्लिष्ट शब्दावलियों को कैसे आम भाषा में आप तक पहुंचाया जाए, इसकी हमारे तरफ से कोशिश रहती है। तो दोस्तों हम उसी को बता रहे हैं कि अनुच्छेद 29(1) क्या कहता है।
इसमें मैं जो लिखा हूं पहले उसको देख लीजिए। इसके अंतर्गत नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। मतलब भारत का वो हर नागरिक जिसकी खुद की अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति, जैसे किसी नागरिक की भाषा जो है वह चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो भाषा उर्दू हो या संस्कृत हो, उसी तरह से दोस्तों भाषा के बाद बोली, बोली में भी मगधी हो, अवधी हो, जो है कि छत्तीसगढ़ी हो, यह भी एक बोली है और लोकल बोली के रूप में इसे जाना जाता है। साथ ही दोस्तों इसमें कहा गया है लिपि, लिपि चाहे देवनागरिक हो, चाहे वो फारसी हो या फिर गुरुमुखी हो, किसी भी ऐसे लिपि की बात कर रहा है या फिर संस्कृति में जिसमें हम लोग आते हैं, चाहे वो हमारे हिंदू धर्म के अनेक संस्कृतियां हों, चाहे मुस्लिम समाज की संस्कृति हो या फिर सिख समाज की संस्कृति हो, किसी भी ऐसे अल्पसंख्यक या फिर किसी भी समाज की संस्कृति, वह समाज का नागरिक अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि इत्यादि को संरक्षित रखने का अधिकार रखता है। यह अनुच्छेद 29(1) के तहत उससे मौलिक अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसा कर सकता है और अधिकृत रूप से कर सकता है। दोस्तों हमारा अनुच्छेद 29(2) क्या कहता है, इसको आप देख लें। अनुच्छेद 29(2) कहता है कि राज्य से सहायता प्राप्त, ध्यान रखेंगे राज्य का मतलब आपको पता होगा कि हम राज्य को परिभाषित करते समय अनुच्छेद 12 में उल्लिखित राज्य को आपको बता चुके हैं। अगर हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं और राज्य की परिभाषा संबंधित वीडियो को देखना है तो हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित 1 और 2 का वीडियो देखकर आप क्लियर कर सकते हैं कि राज्य कहा किसे जाता है। वैसे अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और भारत में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत राज्यों को 4 भागों में बांटा गया है। यह अनुच्छेद 12 बताता है, हमारे पिछले वीडियो में जाकर इसे देख सकते हैं। तो राज्य से सहायता प्राप्त संस्थान, कोई भी ऐसी संस्थान जो राज्य से सहायता प्राप्त करके संचालित हो रही हो, वह संस्थान धर्म, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश देने से रोक नहीं सकता है, किसी भी स्टूडेंट को प्रवेश देने से रोक नहीं सकता है। मतलब राज्य से यदि कोई शैक्षणिक संस्थान सहायता प्राप्त कर लेती हो या प्राप्त करती हो तो ऐसी संस्थानों को किसी भी नागरिक या किसी भी स्टूडेंट को भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर या फिर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उसे प्रवेश देने से रोक नहीं सकते हैं। अर्थात उसका अधिकार है कि वो ऐसे विद्यालय में प्रवेश लेगा या ले सकता है या लेने के लिए अधिकृत है जो शैक्षणिक संस्थान राज्य सरकारों के सहयोग से चल रहे हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश की, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार से चल रहे हैं या भारत की सरकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं या फिर किसी भी राज्य इकाई के सहयोग से अगर संचालित हो रहे हैं तो उसमें किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। यह अनुच्छेद 29(2) में परिभाषित किया गया है। दोस्तों हम 2 सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को भी मैंने नोट आउट किया है और आप इस नोट आउट को भी देख पा रहे हैं, जिसमें पहला हमने नोट लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह व्यवस्था सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि जो दोस्त आप अल्पसंख्यक शब्द को बार बार संविधान में जो पढ़ते हैं या फिर समझते हैं या फिर बोलचाल के भाषा में ज्यादातर अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग होता है, यह स्पष्ट कर लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, इसे दूसरों को भी आप बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो व्यवस्था आप उपयुक्त अल्पसंख्यक शब्द के लिए उपयुक्त कर रहे हैं वह सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, अर्थात वह सर्व समाज के लिए है, वह बहुसंख्यक के लिए भी है। यही व्यवस्था बहुसंख्यक में भी लागू होगी, यही व्यवस्था अल्पसंख्यक में भी लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश को मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं। दोस्तों दूसरा जो हमारा नोट है वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से संबंधित है और वह सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह कहता है कि भाषा की रक्षा के लिए व्यक्ति को आंदोलन करने का अधिकार भी अनुच्छेद 29 में शामिल है। मतलब कि अगर आप अपनी भाषा को बढ़ावा देना चाहते हैं, अपनी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराना चाहते हैं
या फिर अपनी भाषा का संवर्धन चाहते हैं, अगर इसके लिए आप आंदोलन करना चाहते हैं, तो आप अनुच्छेद 29 का सहारा लेते हुए आप भाषा की रक्षा के लिए आंदोलन कर सकते हैं। दोस्तों, यह भी अधिकार आपकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अधिकार है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी आपको अधिकृत कर दिया है। ये तो पूरा हमारा सेटअप जो है अनुच्छेद 29 को परिभाषित करने के साथ था। अब जैसा कि आप सबको पता है कि अनुच्छेद 29 और 30 दो आर्टिकल हमारे संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकारों के लिए बनाए गए हैं, तो हम आगे यह देखने की शुरुआत कर रहे हैं कि अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 किस बात को परिभाषित करता है। तो दोस्तों, हम अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 में देख सकते हैं अनुच्छेद 30 क्या कहता है। पहले अनुच्छेद 30 को देख लें कि अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। मतलब अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है तथा शिक्षण संस्थान में कोई प्रशासन कार्य भी कर सकता है। अर्थात सिर्फ और सिर्फ यह अल्पसंख्यकों को ही ऐसा करने को अधिकार दिया जा रहा है कि वो शैक्षणिक संस्थान की स्थापना भी कर सकते हैं और उसमें प्रशासन अपने प्रशासनिक व्यवस्था को लागू भी कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 30 को भी 3 रूपों में परिभाषित किया गया है। इन तीनों की व्याख्या मैं आपको समझा रहा हूं। दोस्तों, अनुच्छेद 30(1) यह क्या कहता है, भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के आधार पर शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। दोस्तों, यह अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है कि अपने धर्म और अपने भाषा के आधार पर अपने रुचि के अनुसार, यहां कह रहा है धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग अपने रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, अपने रुचि के अनुसार का सेंस ये है कि जिस रुचि का की शिक्षण संस्थान चाहते हैं, चाहे प्लेवे खोलना चाहते हों, चाहे कन्वेंट स्कूल खोलना चाहते हों, या डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हों, या फिर यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हों, ऐसा भी कार्य अल्पसंख्यकों को करने का अधिकार है। धर्म और भाषा के आधार पर अपने रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 30(1) कहता है, अर्थात 30 का पहला पार्ट कहता है। 30 का दूसरा पार्ट क्या कहता है दोस्तों, आप यह देख लें, अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किसी शैक्षणिक संस्थान, अर्थात इसमें शैक्षणिक संस्था स्थापना की बात कर रहा है 30(1) में। इसमें कह रहा है जब अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर चुके हों, तो शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति, अर्थात अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किसी शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति को अधिग्रहित करने वाले राज्य के द्वारा बनाए गए कोई कानून अल्पसंख्यकों के अधिकार को कम या निरस्त न कर सके, इसके लिए भी राज्य से बचाव आपको की गई है। मतलब कोई ऐसा राज्य जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान स्थापित कर चुके हों, उसकी संपत्ति के अधिग्रहण के दौरान राज्य सरकारों की कोई भी ऐसी कानून जो राज्य सरकार बना रहे हों, ऐसे कार्य के लिए यह कानून अल्पसंख्यकों के हितों की या अल्पसंख्यकों के अधिकारों में कमी या उसके अधिकारों को निरस्त न कर सके, इससे भी एक अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थान को प्रोटेक्ट किया गया है और ऐसा करने के लिए राज्य सरकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात ऐसा करने से राज्य सरकारों को रोका गया है। यह 30(2) के तहत किया गया है। लेकिन 30(3) का क्या कहना है ये भी आप देख लें। 30(3) क्या कहता है दोस्तों, इस 30(3) कहता है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक द्वारा शासित किसी शैक्षणिक संस्थान को, मतलब राज्य सरकार अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किसी शैक्षणिक संस्थान को, या राज्य सरकार जो अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थान, उसको यदि आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो उसमें कोई भेदभाव न कर सकें, इस बात की राज्य सरकारों को रोक लगाई गई है और किसी भी प्रकार के राज्य द्वारा किए गए भेदभाव को रोका गया है। यह अनुच्छेद 30(3) की परिभाषा है। आप समझ सकते हैं कि जो मैं डिफाइन किया हूं दोस्तों, वह अपने आप में नजीर है, क्योंकि आप सभी प्रकार के
YouTube क्लासेस के वीडियो को जब देखेंगे तो पता चलेगा कि किसी ने कुछ दिया है तो किसी ने कुछ परोसा है, मतलब एक्चुअल सिद्धांत को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया गया है। अर्थात कंटेंट जो देना चाहिए आपको उसे न देकर किसी और अपने बुद्धि क्षमता के आधार पर ही उसे प्रस्तुत करने का काम किया गया है, उसे प्रेजेंट करने का काम किया गया है। जबकि आप गंभीरता से अगर इन चीज़ों की व्याख्या देखें, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर जो मैं बता रहा हूं उसके इर्द गिर्द ही आपकी समझ विकसित होगी, क्योंकि वही चीज़ मैं बता रहा हूं जो संवैधानिक विधि के अंतर्गत आज भी वर्तमान संविधान में उल्लेखित है। उन्हीं बातों का मैं उल्लेख कर रहा हूं। निश्चित तौर पर एक गंभीर विषय था और इसी पर एक सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट या सुप्रीम कोर्ट का एक वाद भी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज 2007 के एक केस में एक फैसला सुनाया और कहा कि किसी भी प्रकार के अल्पसंख्यकों को दिया गया कोई अधिकार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अल्पसंख्यकों को दिया गया कोई अधिकार बहुसंख्यक के बराबर लाने के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों बस इस बात का ध्यान रखेंगे, अल्पसंख्यकों को दिया गया कोई भी विशेष अधिकार बहुसंख्यकों के बराबर या बहुसंख्यकों के साथ समानता के लिए दी जा रही है। यह अल्पसंख्यकों को अधिकार बहुसंख्यकों से अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के लिए नहीं प्रदान की जा रही है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, या कोई भी अल्पसंख्यक समाज के लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी उन्हें अधिकार दिया जा रहा है या जो भी संविधान में उन्हें अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ बहुसंख्यक समाज के समानता के अनुरूप दिए गए हैं। अर्थात आपका अतिरिक्त अधिकार या विशेष अधिकार बहुसंख्यक समाज के बराबर करने के लिए दिए गए हैं, ना कि बहुसंख्यक समाज से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए दिए गए हैं। यह आर्टिकल आपके जो अनुच्छेद 30 से रिलेटेड था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है जिसको मैंने बताया, उस ऑर्डर को कहते हैं मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज 2007 में यह फैसला आया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो क्लासेस थी वो काफी गंभीर क्लासेस थी, लेकिन हर वो अक्षर, हर वह शब्द आपको टेक्निकली बताने का प्रयास किया गया, जिसमें आप अपनी समस्याओं में उलझते हुए नजर आते हैं, जिसमें आप कहीं ना कहीं यह क्लियर नहीं कर पाते हैं कि हमारा यह अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 किस बात की व्याख्या कर रहा है। दोस्तों निश्चित तौर पे आप इस वीडियो को देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, हमारे नए व्यूवर्स होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के नई और बेहतर खोज के साथ जो आपके सामने वीडियो प्रस्तुत की जाती है वो अपने आप में यूनिक होता है, हमारा कंटेंट औरों से बहुत बेहतर होता है। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।